Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another lecture of Industrial Processing. Hope you are all fine and having good health. ओके तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे DTFT के वाले से, जिसमें LTI सिस्टम्स को हम इनपुट दे रहे थे साइनोसाइडल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिससे हमने ये देखा कि डेरिवेशन के थ्रू कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स इनपुट देते हैं तो उससे हमें आउटपुट पे वही कॉम्प्लेक्स आउटपुट आता है, मगर विद द h ऑफ ओमेगा एज ए मल्टीप्लेक्टर फैक्टर, जिसको हमने कहा कि ये आइजन वैल्यू है और जो कॉम्प्लेक्स इनपुट है उसको हम आइजन फंक्शन कह रहे थे। ठीक है, अब हमारा वही LTI सिस्टम है, मतलब पीरियाडिक सिग्नल्स को हमने दिया, अपीरियाडिक इनपुट सिग्नल देते हैं तो उस पर क्या रिस्पॉन्स आता है, तो उस चीज को हम देखते हैं। सिंपल एक बॉक्स ये बना हुआ जो इंडिकेट कर रहा है एक सिस्टम है जो कि LTI मतलब लीनियरिटी एंड टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी दोनों को फॉलो कर रहा है। उसको हमने एक इनपुट दिया x ऑफ n, जिससे आउटपुट हमें मिलेगा y ऑफ n। ठीक है, एज पर दी रूल जो हम पढ़कर आए हैं, जो टाइम डोमेन में हमें किसी भी आर्बिट्ररी इनपुट पे आउटपुट की वैल्यू क्या होगी वो हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ द कन्वोल्यूशन कॉन्सेप्ट, जो कि डिटेल्ड कवर्ड है ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स में। ठीक है, y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n h ऑफ n कन्वॉल्व विद x ऑफ n। ठीक है, इस ये चीज हमारा है, इसका आउटपुट आएगा। ये सिर्फ LTI सिस्टम्स में होगा कन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, एज पर दी DTFT प्रॉपर्टी के जो टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन होती है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लीकेशन होती है। मतलब हम अगर इन दोनों को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन हो चुकी होगी। ठीक है, एंड दैट्स वेरी इजी वे टू कैलकुलेट दी कन्वोल्यूशन एंड दैट्स वेरी हेल्पफुल। और इसी से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स भी किए थे पहले कि हम कन्वोल्यूशन की मदद से सॉरी फ्रीक्वेंसी डोमेन की मल्टीप्लिकेशन की मदद से हम कन्वोल्यूशन निकालते हैं। अब क्योंकि अपीरियोडिक सिग्नल्स हैं जो कि एनर्जी सिग्नल्स हैं, मतलब इसमें आपके पास जो स्पेक्ट्रम आएगा, जो इसमें आपके पास सिग्नल, क्योंकि एक लिमिट इसका कुछ ना कुछ एक लिमिटेशन होगी वैल्यू की जो टाइम डोमेन में, कि अपीरियोडिक कौन सा होता है जिसमें पीरियोडिक नेचर नहीं होती, तो फिर ये कहलाते हैं कि आपके एनर्जी सिग्नल। ठीक है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, अगेन ये बिल्कुल ही पहले हम लेक्चर्स में कर चुके हैं। एनर्जी सिग्नल्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं ना, ना इधर एनर्जी ना पावर सिग्नल की कैटेगरी में भी आते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि ये जो पीरियोडिक जो मोस्ट कॉमन सिग्नल्स हमारे अपीरियोडिक, उसको हम जो एनर्जी सिग्नल्स हैं, तो हम उनका फिर निकालेंगे एनर्जी कि उनकी एनर्जी कितनी है। ठीक है, एक एक कंपोनेंट की तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है इसका क्या कहते हैं, हम इसके मॉड मॉड का स्क्वायर करते हैं, ताकि हमें इसमें जो इसका आउटपुट आएगा जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वो जो भी वैल्यू होगी, जो भी फंक्शन आएगा उसका मॉड करके स्क्वायर करेंगे तो जो भी हमें मिलेगा वो हमारा मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, क्योंकि मोड जो होता है मैग्नीट्यूड के लिए होता है, और फेज में हम जो है टेन इनवर्स जो BN ओवर AN करके निकालते हैं। ठीक, तो ये है हमारा। अच्छा, यहाँ पे इस ये बन जाता है एस एक्स एक्स ओमेगा। ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम ऑफ इनपुट एंड आउटपुट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये इनपुट का एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगा और ये आउटपुट का, आउटपुट इनपुट के साथ एच ऑफ ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे एच ऑफ ओमेगा का मोड के साथ, जो उसका मॉड्यूलस लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे आउटपुट का एनर्जी स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, तो ये क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट सारे वही हैं जो हम पहले कर चुके हैं, मगर ये हम इन टर्म्स ऑफ अपीरियोडिक इनपुट सिग्नल्स के साथ देखते हैं। तो एनर्जी ऑफ द अमाउंट वो क्या बन जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 पाई, क्योंकि जो हमारे पास ये अपीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है, 1/2 पाई माइनस पाई से लेके पाई तक इंटीग्रेशन ओवर एस वाई वाई, जो कि आउटपुट का एनर्जी स्पेक्ट्रम जो हमने निकाला था इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, व्हिच विल बी इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा डी ओमेगा। ठीक है, और इसको अगर यूं लिखा जाए, इसको अपनी इक्वेशन से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो ये इक्वेशन आ जाती है।
तो ये हमारे पास उसका फॉर्मूला आ गया एनर्जी स्पेक्ट्रा से एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है, एनर्जी स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि हर एक साइनोसाइडल कंपोनेंट की कितनी कितनी एनर्जी होगी वो हमें बताएगा। मिसाल दो मैं कहूँ कि ये इसमें 3 साइनोसाइडल कंपोनेंट सपोज करें कुछ इस तरीके से, उसका मैग्नीट्यूड है हर किसी। अब मुझे कह रहा हूँ इसके ओवरऑल टोटल एनर्जी कितनी है, तो क्या किया जाता है एरिया अंडर द कर्व जितना भी आता है वो सारा एनर्जी में आता है। ये एग्जैक्टली वो चीज यहाँ पे ये बता रहा है। आई होप कि ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं जिससे चीजों को थोड़ा सा और समझने बेहतर समझने में हेल्प होगी। क्या है एन एग्जांपल है एन एलटीआई सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स इंपल्स रिस्पांस। ठीक है, इंपल्स रिस्पांस ये दिया हुआ एक सिस्टम है एलटीआई सिस्टम है जिसका इंपल्स रिस्पांस ये डिटरमाइन द स्पेक्ट्रम and the energy density spectrum of the output signal when the when the system is excited by the signal x of n is equal to 1 upon 4 whole power n u of n। ठीक है, अब सवाल इजीली अंडरस्टैंडेबल है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। क्या कहता है कि भाई एक सिस्टम है जो कि एलटीआई सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पांस ये है। ठीक है, दैट्स गुड थिंग क्योंकि हम एच ऑफ एन इंडिकेट क्या करता है इम्पल्स रिस्पांस, वो डायरेक्ट उसने बताया गया जो भी एक इक्वेशन उसने दिए गए। और ये भी उसने कहा कि मुझे निकाल गया तो क्या एक एनर्जी स्पेक्ट्रम उसको स्पेक्ट्रम निकाल के दो, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन निकाल के दो। स्पेक्ट्रम कब आता है जब फ्रीक्वेंसी डोमेन निकाल दे। एंड एनर्जी और उसी जो स्पेक्ट्रम निकाले ना उसकी एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम निकाले जिसको शॉर्ट में ES जीबी का एनर्जी स्पेक्ट्रम डेंसिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट में वो भी लिखा जाता है, वो निकालना है। अब ये जो आता है कि भाई निकाले सही मगर इनपुट क्या है, तो उसने नीचे इनपुट भी दिया हुआ है कि भाई इनपुट जो हम दो ना वो ये। अब क्योंकि ये हमारे पास जो ये दो चीजें मिल गई और हमें पता है ये देखो यहाँ पर कि आपके पास ये चीज भी दी हुई है और ये चीज भी आपको मिली हुई है, तो आउटपुट कैसे निकलेगा एज पर दिस ये कन्वोल्यूशन करें या फ्रीक्वेंसी डोमेन में दोनों को कन्वर्ट करके मल्टीप्लीकेशन करें। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम हाउ टू सॉल्व इट। तो सबसे पहले क्या है कि हम जो है इसका DTFT निकाल दें। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म। अब डिस्क्रीट टाइम फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म हमने निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगेन ये सारी चीजें हमें अभी तक यही सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, जितने भी पीछे सारा काम हमने यही किया है, ये जो भी हमने पिछले लेक्चर्स में किया है वो यही काम किया, क्योंकि हमें जो चीजें इसी के लिए सॉल्व करें। अब हम क्या कर रहे हैं वो जो हमने सीखी थी टेक्निक DTFT की उसको हम अप्लाई कर रहे हैं अब LTI सिस्टम पे। तो जो लर्न किया है ना हमने बेसिक चीजें अब उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले के हिसाब से अप्लाई करें। फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला है कि समीशन x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू समीशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और x ऑफ n e पावर माइनस j ओमेगा n। ठीक है, अब यहाँ पे x ऑफ n मतलब जो भी फंक्शन जिसका हम निकालना चाह रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो यहाँ पर हम किसका निकालना चाह रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन, वो है हमारा h ऑफ n, तो वो ये है। अच्छा, दैट्स गुड थिंग। तो इट मीन्स हम जो है जो फॉर्मूले में x ऑफ n होगा वो यहाँ पर हमें ये प्लेस कर दिया। अच्छा, ये बात तो हो गई क्लियर। जस्ट मैं स्लाइड को और भी थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि चीजें जो है ना क्लियर हो जाए आप लोगों के लिए। अच्छा, तो ये जो वन था वो हमने ये यहाँ पे आ गया ये चीज, और ये जो पार्ट है e पावर माइनस j ओमेगा ये तो हो गया फॉर्मूले का। और एज पर दी फार्मूला हमारा सबमिशन साइन क्या होगी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, मगर यहाँ पे 0 से इंफिनिटी है। तो वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इसके साथ लिखा हुआ है u ऑफ n, और u ऑफ n क्या होता है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू के लिए 1, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय इस फैक्टर से होगा तो हमें यही वैल्यू मिलेगी।
इट मींस जो h ऑफ n एग्जिस्ट करता है वो n की n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए एग्जिस्ट करता है, क्योंकि n लेस देन 0 पे जो u ऑफ n की वैल्यू क्या होती है 0। इट मींस u ऑफ n 0 हो जाएगी, अगर n लेस देन 0 है तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये फैक्टर पूरा 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल मतलब क्या बना कि ये एक्चुअली में हमारे लिमिट इंडिकेट करता है कि लिमिट क्या है हमारे इसमें। तो लिमिट क्या है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब ये जो फंक्शन है 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है। लेस देन 0 पे गए, n लेस देन 0 पे गए तो ये वैल्यू फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी। मींस हम इस वजह से यहाँ पे ये सबमिशन में आपके पास चीजें हमने जो लिमिट पुट की है वो इसको मद्देनजर रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है, मगर ये पहले मैंने करवाया हुआ है सॉल्व। वो क्या है कि ये जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये एक जियोमेट्रिक सीरीज बन जाती है। उसमें क्या होता है a पावर n प्लस a पावर r प्लस a पावर r स्क्वायर, उसमें एक कॉमन मल्टीप्लेक्टिव फैक्टर होता है जो कि आप प्रीवियस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नेक्स्ट एलिमेंट मिलता जाएगा, एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। अब इसके पूरे सीरीज एंड सीक्वेंस के चैप्टर्स में मैथमेटिकली कॉम्प्रिहेंसिवली ये सॉल्व इनके सबमिशन के फार्मूलाज डेवलप हुए हुए हैं। तो उन फार्मूलाज की मदद से हमारे पास जो है हमने अप्लाई किया तो ये हमें आंसर मिलेगा, ठीक, क्योंकि ये इस तरह का पूरा मैंने पहले भी सॉल्व करवाया हुआ है एग्जाम्पल्स में, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे क्विकली लेके चल रहा हूँ। तो n इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी 1 अपॉन ई पावर q, और इसमें हम n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ई पावर जाएगी, तो पहले वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर ई पावर 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 ई पावर माइनस जे ओमेगा 1, मतलब 1/2 ई पावर माइनस जे ओमेगा, क्योंकि n इज इक्वल टू हमने पुट कर 1 पुट कर दिया। नेक्स्ट में हम देखेंगे तो ये बन जाएगा 1/4, क्योंकि 2 जब हम पुट करेंगे n की वैल्यू तो ये 1/2 होल पावर n क्या है 2, तो 1/2 होल पावर स्क्वायर कितना बन गया 1/4, और सिमिलरली e पावर माइनस जे ओमेगा n क्या है 2, तो 2 पुट करेंगे तो e पावर माइनस जे ओमेगा, या यूं कहेंगे माइनस 2 जे ओमेगा, ठीक है। जो वैल्यू है न्यूमेरिकल उसको हम पहले लेके आते हैं। अच्छा, फिर इस तरीके से 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8, ठीक है, क्यूब बन जाएगा, और ये ई पावर माइनस जे ओमेगा 3 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा प्रोसेस। ये मैं माउस से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, आप एग्जैक्ट तो नहीं है मगर आई होप कि अंडरस्टैंडेबल होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, ये चीज हो गई। अब उसका हम समीशन फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो समीशन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, एंड समीशन फार्मूला एग्जैक्ट a पावर n 1 माइनस r एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज का आप उसमें चेक कर। तो पहला तो तरीका हो गया, हमने क्या किया, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी सिस्टम पे गिवन सिस्टम में इनपुट अगर हमें दिया हो तो उसका आउटपुट मालूम करने के लिए हमें कन्वोल्यूशन टाइम डोमेन में करनी पड़ती है। अब क्योंकि कन्वोल्यूशन एक वेरी लेंथी कॉम्प्रिहेंसिव जो होता है एक मुश्किल हो जाता है, मगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ मल्टीप्लीकेशन होती है। तो हमने इस वजह से इसको पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ द डीटीएफटी, ठीक है। अब सेम तरीका हम इसमें करेंगे, इसमें उसमें थोड़ा सा ही फर्क है इन द सेंस, वो क्या है कि सिर्फ यहाँ पे 1/2 होल पावर n है और यहाँ पे 1/4 होल पावर n है, बाकी एग्जैक्ट वे है। तो इस वजह से ये जो है ना यहाँ पे डायरेक्टली किया हुआ है, तो ये इसका आंसर जो है वो एग्जैक्ट इसी तरीके से फॉर्मूले में पुट करेंगे और जो आपके पास आंसर आएगा वो ये आएगा। सेम सिमिलरली जियोमेट्रिक सीरीज बनेगी, और जियोमेट्रिक सीरीज में से आपको उसका समीशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, दो चीजें आ गई, एक्स ऑफ ओमेगा एंड एच ऑफ ओमेगा, दोनों चीजें हमारे पास आ गई। अब हमें आउटपुट निकालना है, तो आउटपुट का हमने क्या तरीका पढ़ा था भाई, सिंपली हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, हेंस स्पेक्ट्रम। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास समझोगे टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन हो चुकी होगी, तो y ऑफ
ओमेगा इज इक्वल टू एक्स ऑफ ओमेगा, एच ऑफ ओमेगा एंड एक्स ऑफ ओमेगा। तो दोनों की वैल्यूज हमने निकाली, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर क्यों आ गया। ठीक है, तो इसको यहाँ तक भी रखें तब भी आंसर सही है, या इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व करना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तब भी सही है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए भाई, अब हमें चाहिए करस्पॉन्डिंग एनर्जी स्पेक्ट्रम डेंसिटी। अब जिस तरीके से उसने हमसे पूछा कि पहले तो मुझे बताओ स्पेक्ट्रम क्या होगा, तो ये जो हमने ड्राइव किया ये स्पेक्ट्रम के लिए हमारी इक्वेशन हो गया। अब हमारे पास है कि इसका एनर्जी स्पेक्ट्रम कितना, उसके लिए क्या हमने पढ़ा था कि भाई जो भी इस तरीके का जो स्पेक्ट्रम की वैल्यू होती है, डीपीएसटी जो आता है रिजल्ट, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ द आउटपुट है, उसका मोड करके स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो मोड करके स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास y ऑफ ओमेगा ये है, तो इसका क्या करेंगे, मोड करके स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये जो है अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा। अब ये कैसे सॉल्व होगा, सिंपल है। मोड क्या होता है कि मिसाल दो मैं x का मोड कर रहा हूँ, a का मोड कर रहा हूँ, तो ठीक है ये आ गया। तो अब इसका a स्क्वायर करके हमने अंडर रूट किया तो ये हमारा मोड आ गया। ठीक है, इसमें माइनस जो चीजें होती हैं वो भी प्लस हो जाती हैं, ये हमने मॉडुलस का होता है, और उसका फिर आखिर में स्क्वायर करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, ई पावर जे ओमेगा की जगह जब स्क्वायर कर रहे होंगे तो पहले आप स्क्वायर को a प्लस ये बन जाएगा वन ओवर मिसाल दो 1 माइनस ई पावर माइनस जे ओमेगा है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हुआ, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होगा, इसका इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करेंगे, और यहाँ पर ई पावर जे ओमेगा है ना, इसकी ये किसके बराबर होता है, ई पावर जे ओमेगा बराबर होता है आपका cos ओमेगा, ठीक है, प्लस जे साइन ओमेगा। ये उसमें रिप्लेस करेंगे, जब ये रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आप खुद ही देखेंगे जो कुछ टर्म कैंसिल होंगे कुछ टर्म बचेंगे, तो ये आंसर जो आपके पास आएगा वो ये आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली सेम वे में दूसरे के साथ होगा, उसमें आंसर आपके पास ये आएगा, और दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई, ये हमारे इसको हम जब मैटलैब के थ्रू प्लॉट करेंगे ना, जिस तरीके से मैंने मिसाल लो, आप ओमेगा की वैल्यू सेट करें, सपोज करें 1 से लेके 1000 तक मैटलैब में ओमेगा 0, उसके बाद ये पूरी एग्जैक्ट यही इक्वेशन इस तरीके से लिखें जो कि y इज इक्वल टू, उसमें ये पूरी इक्वेशन इस तरीके से मैटलैब में लिखें, और लास्ट में लिख दें प्लॉट ओमेगा कामा वाई, तो पूरा इसका जो है ना प्लॉट आ जाएगा कि ये किस तरीके का प्लॉट, ये क्या क्या एनर्जी स्पेक्ट्रम है। ठीक, तो ये मेरे ख्याल में आप लोगों को उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है, कुछ भी इसमें नहीं है। वैसे नॉर्मली हम कन्वोल्यूशन करते हैं तो काफी लेंथी हो जाता, क्योंकि कन्वोल्यूशन इज वेरी लेंथी प्रोसेस, और मैं इसमें हमें काफी हेल्प होगी। अच्छा, अब अभी तक जो है ना हमने क्या किया, जब सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी डोमेन निकाल रहे थे तो हमने उसमें कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम, कंटिन्यूस टाइम का जो मेजर कॉस्ट हमने पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हमने ऐसे सिग्नल सिस्टम में जिसमें फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म दो नॉमिन थे, मगर वहां पे जो टाइम डोमेन का सिग्नल था वो जो कंटिन्यूस टाइम था। अब जब सिग्नल जो है आपका डिस्क्रीट टाइम हो जाता है, तो उसका जो फोरियर डोमेन था उसका आगे डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज था। फोरियर सीरीज होती है पीरियोडिक सिग्नल के लिए, अब पीरियोडिक सिग्नल के लिए आपके पास डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसको शॉर्ट में कहते हैं डीटीएफटी, जिसको हमने अभी आपके सामने करके देखा, और उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स करवाए हैं यहाँ पर कॉपी पे। अच्छा, उस फिर वो जो अपीरियोडिक सिग्नल है उसको हमने इनपुट दिया एक एलटीआई सिस्टम में, और उसके रिस्पेक्टिव आउटपुट कैसे निकल रहा है, उसका एनर्जी स्पेक्ट्रम कैसे निकल रहा है, ये सारा चीजें इसका भी ये एग्जांपल किया। अब इसमें एक इश्यू है, या वो क्या, वो देखिए यहाँ पे जो लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी
वो ये थी कि this signal in discrete time the signal is discrete in time domain but continuous in frequency domain। ठीक है, अब जो सिग्नल है वो टाइम डोमेन में तो आपके पास डिस्क्रीट है, मगर जो फ्रीक्वेंसी डोमेन उसका आता है, मतलब जो आउटपुट हम स्पेक्ट्रम निकाल रहे हैं वो अभी भी कंटिन्यूस डोमेन में। पहली बात ये ध्यान में रखें, यूजुअली यूज फॉर दी सिग्नल्स विद इनफाइनाइट पीरियड, अपीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, जो अपीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं उसमें जो होते हैं उनका जो, क्योंकि कोई टाइम पीरियड तो होता ही नहीं है उस वजह से अपीरियोडिक कहते हैं, तो वो इनफाइनाइट पीरियड होते हैं, उनकी जो कंप्यूटेशनल जो करते हैं वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि DTFT गिव्स एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी कंसंट्रेशन फॉर ओमेगा बट रिक्वायर्स सीक्वेंस टू लास्ट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। मतलब जो आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी डोमेन निकालते हैं, जो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी डोमेन के सही जब बताता है, जब उसका जो सीक्वेंस लास्ट करती है या उसके जो फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का मतलब है इनफाइनाइट मेमोरी रिक्वायरमेंट, जो कि एक इम्प्रैक्टिकल सी बात है, ऐसे मुश्किल है। ठीक है, इन प्रैक्टिस वी डोंट हैव इनफाइनाइट मेमोरी, we can't afford to have infinite processing time, and signal we want to analyze does not have infinite duration। अब प्रैक्टिकली क्या होता है कि आपके पास ये इतनी चीजें नहीं होती, मेमोरी इनफाइनाइट और प्रोसेसिंग टाइम इनफाइनाइट वगैरह नहीं होता। फिर क्या होता है कि जो DTFT होता है, जिसको हमने अभी पूरा किया, जो एनालिटिकली एक्सप्रेशंस के लिए तो अच्छा है, फिर कंप्यूटेशनली मतलब कंप्यूटर से इस तरीके से कंप्यूट करने के लिए फिर उसके लिए बेहतर नहीं है। फिर क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी, फिर हम क्या करते हैं जो उसको एक कंप्यूटेशनल रेंज में लेके आने के लिए फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं DFT। ठीक है, और ये है वो DFT। अब DFT एंड DTFT में एक थोड़ा सा फर्क है, समझने की बात है, और इजी है काफी। एज द नेम इम्प्लाइज डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज प्योरली डिस्क्रीट। अच्छा, प्योरली डिस्क्रीट इसका मतलब क्या है? जिस तरीके से मैंने अभी जिक्र किया कि DTFT में क्या होता है कि आपके पास जो टाइम डोमेन में सिग्नल है, मतलब जो वो तो डिस्क्रीट है, मतलब सैंपल्ड है, मगर उसका जो आउटपुट आता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो कंटिन्यूस होता है इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो इट मीन्स ये प्योरली डिस्क्रीट नहीं है। प्योरली डिस्क्रीट का मतलब है कि टाइम डोमेन में डिस्क्रीट हो और फ्रीक्वेंसी डोमेन उसका है वो भी डिस्क्रीट हो। ठीक है, तो उसको वो जो है उसको हम कहेंगे प्योरली डिस्क्रीट। तो DFT भी एक्चुअल में DTFT ही है, मगर इसमें जो इसका आपके पास फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आता है जो कि कंटिन्यूस है, उसको भी हम सैंपल कर देते हैं और वो हो जाता है डिस्क्रीट। तो उस वजह से इसको कहा जाता है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है डिस्क्रीट, तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, डिस्क्रीट टाइम data sets are converted into a discrete frequency representation। मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिस्क्रीट है एंड टाइम डोमेन में डिस्क्रीट है, तो ये DFT है। दिस इज in contrast to DTFT that uses discrete time data but converts to continuous frequency। ठीक है, अब बात समझ में हो, आई होप कि सबको आप आगे होगी कि DTFT क्या करता है कि जो डेटा आपका यूज करता है या जो वो तो डिस्क्रीट टाइम की डेटा है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कोई, मगर जो फ्रीक्वेंसी डोमेन आता है उसका कंटिन्यूस होता है। DFT में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन भी डिस्क्रीट होता है। ठीक है, सिंस द रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन इन DFT इज डिस्क्रीट इन नेचर, इट इज वेरी कॉमन फॉर कंप्यूटर्स टू यूज DFT कैलकुलेशन व्हेन इन्फॉर्म फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन इज नीडेड। ठीक है, तो जब भी हमें किसी भी सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम DFT यूज करते हैं इन कंप्यूटर्स, क्योंकि कंप्यूटर्स में तो हम कंटिन्यूस वगैरह इंटीग्रेशन डेरिवेशन वगैरह तो यूज नहीं करते। कंप्यूटर्स तो सिंपली जो प्लस माइनस एडिशन ये वाले काम करते हैं, तो उसमें तो आपको सैंपल डेटा चाहिए ना, डिस्क्रीट डेटा चाहिए होता है। ठीक, तो इस वजह से जो आपका DFT होता है ना उसमें
अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप कन्वर्ट करके उस पर कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं तो फिर तो कब कर नहीं पाएंगे। उसको प्लॉट करना है, उसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, उसके बारे में कौन कौन से काम, बैंडविड्थ, उसकी फ्रीक्वेंसी, पावर, एनर्जी स्पेक्ट्रल, ये सारी चीजें हमें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन से पता चलती है ना। अब वो अगर कंटिन्यूस है तो कंप्यूटर से में हम नहीं कर पा रहे, तो फिर डीएफटी उसमें हमें हेल्प करता है। तो डीएफटी एक्चुअल में कुछ भी नहीं, जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि एक जो हम एक सिग्नल का डीटीएफटी निकालते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन उसका कंटिन्यूस टाइम और कंटिन्यूस डोमेन में आता है उसको। और हमें पता है कि कंटिन्यूस डेटा को डिस्क्रीट में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करने क्या करते हैं, हम सैम्पलिंग करते हैं। तो एग्जैक्ट सेम वे में यहाँ पर जो आपके पास जो इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन है ना, उसको आप बस सिंपली रिप्लेस करते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर, एन, और एन को अगर हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, सॉरी ओमेगा, ठीक है। ओमेगा को अगर हम सैंपल कर देंगे तो सैंपलिंग कुछ ना कुछ तो होगा, तो वो क्या है, 2 पाई अपान एन, 2 पाई के अपान एन, मतलब ये सैंपलिंग हमने इसकी कर दी। उसको फिर ओमेगा को रिप्लेस कर देंगे उससे, तो फिर ये जो फॉर्मूला है ना, ये क्या बन जाएगा, आपका डीएफटी का फॉर्मूला बन जाएगा। और यही एग्जैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। और इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात क्या है कि इसमें जो आपके पास जो लिमिट है ना, पहले देखो यहाँ पे, देखो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, यहाँ पर 0 से लेके n-1, मतलब n की जितनी भी आप वैल्यू होगी, जितनी भी पॉइंट्स होंगी, वो आपके उतना ही समीशन होगी। तो इट मीन्स आप जो है ना कंप्यूटेशनली इसको अब लिमिटेड सैंपल बना दिया है। पहले तो पूरा एक कंटिन्यूस पता ही नहीं था, अब इसमें n जितना भी हम रखेंगे ना, उतना ही हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये अब कंप्यूटेशनली एक पॉसिबल चीज होगी, एक लिमिटेड फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब और इसी तरीके से इनवर्स डीएफटी होता है। इनवर्स डीएफटी में क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, 1/n, n इज k इज इक्वल टू 0 से लेके n-1 x ऑफ, क्योंकि इसी का इनवर्स निकालेंगे तो x ऑफ के e पावर j 2 पाई k n/n, ये आपका इनवर्स डीटीएफटी हो गया। तकरीबन सेम है, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज होती है और यहाँ पर और एन आता है, बाकी ये जो सिग्नल आता है इसमें रिपीट, ठीक। Here k is used to denote the frequency domain index and n is used to represent the time domain index. The big N is the length of the sequence to be transformed, ठीक है। तो बिग एन क्या है, जिस तरीके से मिसाल दौर मैं कहूँ कि ये मेरा जो है ना साइन, अब इस 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने एक साइन को 8 जगह पे सैंपल्स किया, तो n इज इक्वल मेरा क्या हो गया, 8। तो एग्जैक्टली यहाँ पर वो जो कैपिटल है ना, वो यही शो कर रहा है कि जो हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन है उसको टोटल, जो उसका एक साइकिल है फ्रीक्वेंसी डोमेन का, जो एक जो साइकिल है उसको कितने हमने सैंपल्स में डिवाइड किया, तो उसको कैपिटल एन से शो कर रहा है। आई होप कि ये सबको बात जो है ना क्लियर हो गई होगी। इसमें जिसको भी जो क्यूरी हो वो बेशक शेयर कर सकता है। अच्छा, अब ये कर लिया तो उसको हम अब इसके प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं ताकि चीजें मजीद क्लियर हों और समझने थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में क्योंकि प्रॉब्लम्स जो हमेशा ना वो इजी होते हैं समझने के कॉन्सेप्ट।
ओके, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो कि जनरलाइज प्रॉब्लम है। जनरलाइज है कि इसमें हम डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं हुई। अब इसको सिर्फ हम देखते हैं। पहले बात यहाँ पर जो नोट करने की है वो ये है कि जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होते हैं, जो टाइम टाइम डोमेन में डिस्क्रीट होते हैं, उनका जो आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन आता है, वो जो फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है वो पीरियाडिक होता है। पीरियाडिक का मतलब ये कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में साल कुछ आया कि ये है, तो वो इस तरीके से पीरियाडिक होता है। तो हमें एक पीरियड को हम लेंगे तो उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, तो बाकी पीरियड्स में भी वही होगी। तो हमें कोई एक उसके पीरियड पे फोकस करते हैं, एक साइकिल पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात यहाँ पर जो है वो यही बताई हुई है कि डीएफटी इज पीरियडिक विथ पीरियड एन, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी डोमेन उसका है वो पीरियडिक है विद द पीरियड एन, और उसका यहाँ पर प्रूफ दिया हुआ है कि वो कैसे है, क्या है उसका मतलब। तो उसको हम देखते हैं। द डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज न्यूमेरिकल वेरिएंट ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। जो डीएफटी है वो एक्चुअल में फोरियर ट्रांसफॉर्म ही है, जो हमने कहा ना डीटीएफटी, डीटीएफटी है, मगर उस न्यूमेरिकल वेरिएंट का मतलब है कि हमने क्या किया, इसको जो डीटीएफटी है वो इनफाइनाइट सैंपल्स के ऊपर या इनफाइनाइट टाइम के ऊपर वो कैलकुलेट करता है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। अब क्योंकि कंप्यूटेशन में पॉसिबल नहीं था, तो फिर उसको हमने एक सैंपल्ड वैल्यू के अंदर उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकालना शुरू किया, जिसको हमने एक अलग नाम दे दिया डीएफटी। तो गिवन ए वेक्टर ऑफ एन इनपुट एम्पलीट्यूड सच एज, ठीक है। अब सपोज करें एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है जिसका एन इनपुट्स हैं, ए उसको जनरली इसको हमने कहा है कि A0, A1, A2, A3 एंड सो ऑन करके An तक है। The discrete Fourier transform yields the a set of n frequency magnitude। क्योंकि डीएफटी क्या कर, हमने क्या करना कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है। तो जो डिस्क्रीट है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, सैंपल्स होंगे, तो उसको हमने एन से प्रेजेंट किया। तो यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करें। फ्रीक्वेंसी डोमेन सपोज करें एक्स ऑफ के है, जो कि एन इज इक्वल टू 0 से लेके एक्स ऑफ एन का हम निकाल रहे हैं। अब एक्स ऑफ एन जो है उसके साथ हमने डीएफटी का फॉर्मूला अप्लाई किया, वो जो पूरा हमने एंटर कर दिया। अब इसमें हमने क्या किया, प्लस एन एज ए उसको एडिशन कर दिया टाइम डोमेन में। तो देखते हैं कि क्या उसका फर्क पड़ता है। तो हमें क्या किया, जहां जहां पर भी के था, ये देख रहे हैं ना, आई होप के, एक मिनट, अच्छा, जो के है उसको यहाँ पर देखो, के था ना यहाँ पर, इसको रिप्लेस कर दिया के प्लस एन। फिर जो हम वही इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि पावर एडिशन में तो बेसिस को हम अलग अलग मल्टीप्लेक्टिव मोड में कर सकते हैं। तो ई पावर 2 जे पाई एन, इससे हमने अलग किया, और बाकी जो आपके पास यहाँ पर आया 2 पाई एन अपान एन, वो यहाँ पर इसके साथ अलग किया। तो इसको नोट करें तो आपके पास ये क्या है, एग्जैक्ट यही चीज है एक्स ऑफ के, सिर्फ ये फैक्टर बाकी एक्स्ट्रा आ गया ड्यू टू दी दिस डिले। अब इस डिले को अगर इसको हमने ई पावर आई थीटा को अगर हम जो है इसमें ब्रेक करें cos थीटा प्लस जे साइन थीटा, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो ये आएगी 1, ठीक है। तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये हो गया। तो इट मीन्स जो आप हमने जो इनपुट में डिले दिया था उसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन जो है ना वो वही सेम आया एक्स ऑफ के। तो हम उसको कहेंगे जो डीएफटी है ये पीरियडिक है विथ पीरियड एन, मतलब इतना हम डिले देंगे, कोई एन ऐसे ही उसकी वैल्यू की उतना डिले देंगे ना, तो वो उसके बाद दोबारा वो सेम रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही जैसे मिसाल दो, एक सिग्नल ये, अब ये समझोगे यहाँ तक वैल्यू जो है ना ये उसका एन है। अगर मैं सिग्नल को पूरे को इसको डिले कर दूं एन तक, तो ये दोबारा वही जैसे स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पीरियडिक है। वो पीरियडिक क्या करता है कि एक खास पीरियड अपने पीरियड के बाद दोबारा सेम रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो यही सेम काम यहाँ पर, और ये डीएफटी है ना वो पीरियडिक है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में।
The DFT and DTFT are related to each other in very simple manner. If we take the DTFT of a given time sequence, we will get a continuous frequency function called x of omega. ठीक है, अगर किसी भी discrete time signals का हम DTFT निकालते हैं तो उसका जो frequency domain होता है x of omega निकल रहा है, जो कि continuous होता है, frequency domain में continuous होता है. If we sample, अगर उसी ही को हम sample कर दें, it naturally it n equally spaced locations, मतलब उसको हम क्या करते हैं, जिस तरीके मैंने कहा कि हम उसी का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है एक्स ऑफ ओमेगा आया है, उसको हम n इक्वली स्पेस जो लोकेशन पे सैंपल करते हैं, जिस तरीके से हम सैंपल करते आए हैं फ्री टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट टाइम में, इस तरीके से अगर इसके फ्रीक्वेंसी को सैंपल करते हैं तो वो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो डीएफटी होगा. तो डीटीएफटी को के फ्रीक्वेंसी डोमेन को अगर हम सैंपल कर देंगे तो डीएफटी आ जाएगा, जिसको ठीक है. तो ये इनके दरमियान रिलेशन है डीटीएफटी एंड डीएफटी के दरमियान. तो डीएफटी deals with representing x of n with samples of space spectrum x of omega. ठीक है, तो क्या होता है कि डिस्क्रीट टाइम जो सिग्नल है इन टाइम डोमेन, वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी डिस्क्रीट आता है ड्यू टू इफ वी अप्लाई द डीएफटी एंड डीएफटी इज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल. तो उस वजह से हम जो है ना किसी भी सिग्नल का जो निकालते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन कंप्यूटेशनली, तो वो हम डीएफटी से निकालते हैं. तो इतनी सारी बातें चीजें हो गई, तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं कि भाई मतलब एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं कि है क्या, मतलब इसकी है क्या ये चीज. तो लेट्स मूव टू दैट. सो सबसे पहला हमारे पास एग्जांपल है फाइंड द डीएफटी ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस. अब ठीक है, ये हमें सिग्नल दिया हुआ है. अब कहता है कि भाई इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन निकालो, मतलब डीएफटी निकालो. तो फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें. क्या फॉर्मूला है भाई? फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया. तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, एक्स ऑफ के इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक हमारे पास जो है सिग्नल है. ठीक है, एक्स ऑफ के इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 0 से n-1 तक जो सिग्नल को सबमिशन करनी है, और एक्स ऑफ एन ई पावर माइनस जे 2 पाई के एन ओवर एन. ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना हम लिमिट्स पुट करें. n 0 से स्टार्ट हो रहा है, n कैपिटल -1, ये टोटल वैल्यू कितनी है 4, 4 - 1 3, वो यहाँ पे आ गया. एक्स ऑफ एन, ये पूरा सिग्नल खुद ही एक्स ऑफ एन है. ठीक है, और ई पावर जे 2 पाई के एन ओवर एन. एन कैपिटल की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर वो 4 रख दी. तो ये जो है आपको अब यहाँ तक हो गया क्लियर. ठीक है, तो अगर इसको ये देखा जाए 2 एंड 4, इसको एक खत्म करें तो ये बन जाएगा 2. ठीक, तो ये वहाँ ये इस आगे वाले स्टेप में वही काम किया हुआ है. हमने क्या किया कि 2 और 2/4 बराबर किसके होता है 1/2. तो यहाँ पर वो कर दिया एक सिंपल मैथ, ताकि प्रॉब्लम इजी से सिंप्लीफाई हो सके इजीली. अब हम क्या पुट करेंगे, k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और फिर वो पूरा लूप चलाएंगे. तो k इज इक्वल टू 0 रखेंगे हम पहले, फिर n इज इक्वल टू 0 से लेके 3 तक. अब इसमें क्योंकि k वेरिएबल है ना, तो पहले k 0 रखो और उसके बाद जो है ना n के जो ये समीशन ओपन करें, क्योंकि समीशन है 0 से लेके 3 तक, तो 4 ट्रांस समीशन में आएंगे. तो वो क्या आया, ये जो है आपके पास n है यहाँ पर, ये x पावर 0. अच्छा, जब k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये फैक्टर जो है ना पूरा 1 हो जाएगा. क्यों? e पावर में है k जो है e के पावर में, तो k 0 पुट किया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो e पावर 0 1 हो गया. तो इट मीन यहाँ पर ये फैक्टर हो गया 1. बाकी क्या बचा, x ऑफ n. जब k इज इक्वल टू 0 है उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, तो n इज इक्वल टू 0 से लेके 3 तक आप वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो ये x0 हो जाएगा, फिर x1, फिर x2 एंड x3. अब नोट करें x0 पोजीशन पे क्या है, ये x1 पोजीशन पे क्या है, ये x2 पोजीशन पे क्या है,
ये वैल्यू, और x3 किसके बराबर है, 1 के बराबर। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल गया, वो हो गया 2 1 0 0 0 0, तो ये हो गया 0 खत्म हो जाएंगे और 1 + 1 2 हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो होगा कंप्यूटेशन करेंगे वो होगा x k = 1। पहले k = 0 पुट किया, हमें आंसर मिल गया। अब k = 1 पुट करेंगे, k = 1 पुट करेंगे तो ये फैक्टर बन जाएगा e पावर माइनस j पाई n ओवर 2। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें k = 1 पुट करेंगे। अच्छा, अब n = 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर वही सेम काम यहाँ पे करेंगे। तो x पावर x ऑफ 0 e पावर, अब इसमें n पुट करेंगे तो अगेन ये e पावर 0 हो जाएगा। तो e पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो ये हो जाएगा x0 × 1, तो ये सेम ही रहा। अच्छा, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, x ऑफ 1, मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पे ये टर्म, तो ये ऑलरेडी 0 है, तो इसको भी यहाँ पे 0 कर दिया। फिर x n = 2 पुट किया, तो n = 2 पुट करेंगे तो x ऑफ 2 जो है वो भी 0 है, तो उसको डायरेक्टली 0 कर दिया ताकि ज्यादा कंप्यूटेशन करनी ना पड़े। और x3 बाकी जो क्या बचा, n = 3 बचा, तो n = 3 में पुट करेंगे, ये क्या बचेगा, x ऑफ 3। तो x ऑफ 3 पे क्या है, ये यहाँ पे k कितनी है वैल्यू, 1, n कितनी है, 3, k, ये पूरी वैल्यू इस फैक्टर में प्लेस करेंगे, k = 1, n = 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा फैक्टर, ये e पावर माइनस j 3 पाई ओवर 2। अच्छा, तो अब इसको हमें करना है सॉल्व अगेन, किस तरीके से, यूलर आइडेंटिटी वाला, e पावर i थीटा जो फॉर्मूला है ना, cos थीटा माइनस j sin थीटा। ठीक है, तो वो उसमें प्लेस करेंगे ये वैल्यूज सारी। जब वैल्यूज पुट प्लेस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो देखते हैं। ये देखो, अब ये इस x0 किस पे क्या है, 1 है, तो ये 1 आ गया, ये दोनों 0 0 खत्म हो गए, बाकी 1 प्लस बाकी क्या बचा, और x3 पे क्या है, 1 है, तो हमारे पास ये पूरा टर्म बचा, वो ये इसके इक्वल हो गया, 1 + 1 डॉट e पावर माइनस j 3 पाई ओवर 2। और जिस तरीके से मैंने कहा यूलर आइडेंटिटी से इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस यूलर e पावर माइनस j, समझो कि ये पूरा थीटा है, तो ये क्या होगा, x cos 3 पाई ओवर 2 माइनस j sin 3 पाई ओवर 2, क्योंकि e पावर i थीटा जो बराबर होता है cos थीटा, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस j sin थीटा। ठीक है, इसके बराबर होता है। ओके, तो ये हमने, तो इसकी वैल्यूज निकालेंगे तो हमारे पास आएगा, ये बन जाएगा cos 0, और ये जो है j sin थीटा 1 -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और j सिंपल 1 को मल्टीप्लाई j ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस j। तो हमारे पास पहला x ऑफ 0 पे ये जो हमने निकाला वो था 2 वैल्यू, सेकंड जो वैल्यू हमारे पास आई वो 1 प्लस j आया। एग्जैक्ट सेम वे में हम x k = 2 पुट करेंगे, k = 2 पुट करके दोबारा वही समेशन साइन में अप्लाई करेंगे, n = 0 से लेके समेशन ओवर टू द 3। अब x ऑफ 0 पे अगेन फैक्टर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे n 0 है तो e पावर 0 हो जाएगा 1, तो यहाँ पे सिर्फ x ऑफ 0 बचेगा, और x2 एंड 3 ये डायरेक्ट 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनको हमने खत्म कर दिया, बाकी क्या बचा, x ऑफ 3 e पावर j माइनस j 3 पाई n। इसको अगेन उस तरीके से ओपन करेंगे जो हमने अभी किया था इस यूलर आइडेंटिटी से, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा पास आएगा, वो है हमारे पास 0। ठीक है, और ऐसे ही एग्जैक्ट सेम वे से हम k = 3 पुट करेंगे, और हमारे पास फिर वही n = 0 से लेके
फिर 3 तक हम पूरी कंप्यूटेशन करेंगे सेम वे से, तो हमारे पास आंसर आएगा ये। तो ओवरऑल इसका आंसर हमें जो मिला वो ये था कि इसको हम एक ब्रैकेट में लिखें तो वो ये आएगा 2 कामा 1 प्लस जे कामा 0 कामा 1 माइनस जे। ये हमारा इसका आया DFT ऑफ दिस सिग्नल। आई होप कि यह बात सबको अब समझ में आ गई होगी कि DFT कैसे निकला। अच्छा, अब जो है इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ये है कि अब इसी ही का ही जो हमारे पास IDFT का एग्जांपल है, मतलब इनवर्स DFT का। पहले हमने किया था DFT, फिर उसके बाद इनवर्स DFT। अब इनवर्स DFT में क्या फॉर्मूला है? तकरीबन सेम फॉर्मूला था हमारे पास, सिर्फ 1/n मल्टीप्लाई होता है फॉर्मूले में, और जो साइन होती है ई पावर की वो चेंज हो जाती है, वो माइनस से प्लस होती है। वो जो ओरिजिनल फॉर्मूला जो जिसमें हम DFT कहते हैं उसमें वो प्लस में होते हैं, और माइनस में होती है, इसमें वो प्लस हो जाता है। बाकी एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला है। जब फॉर्मूला एग्जैक्ट है तो पैटर्न भी एग्जैक्ट ही रखेंगे, मतलब सॉल्यूशन में। तो कंप्यूटेशनली माइनस का डिफरेंस है, मगर हमें इंफॉर्मेशन काफी मिलती है। तो ये जो सिग्नल है एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी डोमेन में, अब इसको टाइम डोमेन में करना है, जो n डिस्क्रीट डोमेन में, टाइम के डिस्क्रीट डोमेन में। तो अब क्या होगा, पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ये वाला। इसमें कितने टर्म्स हैं? 4। तो n कैपिटल किसके बराबर हो जाएगा? 4 के, ठीक है। और अब इसी तरीके से हम k इज इक्वल टू 0 1 2 3 तक k की वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा, और हमारे पास जो सबमिशन की लिमिट क्या होगी? वो 0 से लेके n-1, मतलब n-1 कितना है? यहाँ पे n कैपिटल 4 है तो वो -1 3, तो 0 से लेके 3 तक हमारे पास वो सबमिशन की होगी। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो यही है, ठीक है। अब इसको k इज इक्वल टू 0 पुट करें, मतलब जो कि एक्चुअल में n इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे k नहीं, k तो ऑलरेडी डोमेन में है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कहते हैं। तो n इज इक्वल टू स्मॉल n जो है 0 पुट किया, और 1/4 जो है आपके पास जो फॉर्मूले का ये आ गया। और ये क्या होगा? x0 x1 x2 x3। ये एक्चुअल में अब यहाँ पे k जो है, n जो वहां पे टाइम डोमेन था, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन की सबमिशन, तो n की जगह k आ जाता है, तो वो वैल्यूज यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो ये x0 x1 x2 x3। तो x0 क्या है आपका? ये x1 क्या है? ये x2, ये है x3, ये है। तो इनकी वैल्यूज यहाँ पर हम रखेंगे। आई बात समझ में? तो जब इनको रखेंगे यहाँ पे ये वैल्यूज, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, अब जो फर्स्ट टाइम हमने देखा था यहाँ पर हमें n इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो n इज इक्वल टू स्मॉल n यहाँ पे पुट करेंगे, जो पूरा फैक्टर क्या बन जाएगा? e पावर 0 किसके बराबर 1 होता है, तो हमारे पास सिर्फ यही टर्म्स बचेंगे। तो इनकी वैल्यूज हमको यहाँ पे रखेंगे, तो हमें जो समीशन करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 1, ठीक है। अब k इज इक्वल टू जो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और दोबारा यही चीज जो है अप्लाई करेंगे। तो 1/4 सबमिशन k इज इक्वल टू 0 से लेके 3 और x ऑफ k e पावर माइनस j k 2 पाई ओवर 4। अच्छा, तो इसमें समीशन को ओपन करेंगे, k की 1 2 3 4 इस तरह का वैल्यूज रखते जाएंगे। तो ये हो गया x0, और x0 k इज इक्वल टू 0, तो e पावर k 0 पुट किया तो e पावर 0 हो गया, तो 1 हो गया। तो इट मीन ये टर्म बच गया x ऑफ 0। अब k इज इक्वल टू इसमें आपने पुट किया 1। अब k इज इक्वल टू जब 1 पुट किया तो ये हो गया x ऑफ 1
ई पावर जे 2 पाई अपॉन जे पाई अपॉन 2। अच्छा, अब ये जो सेकंड उसके बाद सिमिलरली एक्स ऑफ 2 ई पावर जे पाई। अच्छा, ई पावर जे पाई कैसे बना? यही कि हमने के यहाँ पे जो के है ना इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया। के को 2 पुट करेंगे तो 2 2 में कैंसिल हो जाएगा, बाकी ई पावर जे पाई बचा एंड प्लस x3 ई पावर जे 3 ओवर पाई। तो ये आपके पास इनकी जो है ना वैल्यू रिस्पेक्टिव वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू क्या है, x1 की ये है, x0 की क्या है 2 है, x2 की कितनी है 0 है और x3 की कितनी है ये रखें। और e पावर जे 3 पाई ओवर 2 या ये जो इनकी वैल्यूज ओपन करेंगे तो इनकी वैल्यू जो हमारे पास आएंगी वो आएंगी 0 1 1 माइनस जे प्लस इस तरीके की वैल्यूज आएंगी। तो प्लस माइनस हम करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। इस तरीके से हम जो है ना अब n छोटा n जो है स्मॉल n उसको n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो x ऑफ 2 जो हमें स्मॉल x2 की वैल्यू जो होगी वो इस तरीके से सबमिशन करेंगे और फिर हमारे पास कि x ऑफ k और ये सारी चीजें तो ये सेम एग्जैक्ट सेम वे में पैटर्न होगा। ये थोड़ा सा लेंदी थोड़ा बेशक लग रहा हो मगर पैटर्न कैलकुलेशन इजी है, सिर्फ प्लस माइनस और प्लेसमेंट आप फॉर्मूला प्रॉपर कर लें। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसका आएगा ये 1 0 0 एंड 1। और अगर नोट करें ये वही है जो हमने ये निकाला था यहाँ पर। ये इसका जो हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन निकाला था वो ये आया था और इसी का इनवर्स निकाला तो ये आया हमारे पास। तो DFT एंड DFT एंड IDFT दोनों का हमने एक एक एग्जांपल किया। इसी को मद्देनजर रखते हुए आपको जो है एक एग्जांपल है जो होमवर्क के तौर पे एक दो एग्जांपल जो प्रैक्टिस करें और इनका आप निकालें, आंसर्स आपके सामने उसके दिए हुए हैं तो ये निकालिएगा और किसी को क्वेरी हो मुझसे पूछ लें। अच्छा, अब जो है हम क्या करते हैं, हमने DFT की टेक्निक समझ ली, मतलब इसके एग्जांपल्स हमने कर लिया। अभी इसके एग्जांपल्स और भी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी डिस्कस करनी है मगर अब हम उसको आते हैं थोड़ा सा उस चीज को जो हमने सीखा है अप्लाई करें कि देखें कि क्या उसका फायदा होता है। तो उस चीज को हम करते हैं यूज ऑफ द DFT इन लीनियर फिल्टरिंग। अब जो मैंने आपको जिसका जिक्र किया था कि ये जो हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं हमें फिल्टर की तरफ लेके जा रहे हैं, डिजाइनिंग की तरफ, और उसका इस्तेमाल जो होगा हम किस तरीके से प्रैक्टिकली चीजों को देखेंगे। अब हम अक्सर पूछते हैं कि भाई इसका फायदा क्या हम जो कर रहे हैं। अब जो टूल्स हमने बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग किसी हद तक डेवलप हो गई है, प्रैक्टिस से और भी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, अब उसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं, उसका अब यूज कर रहे हैं फॉर पर्पस। तो सबसे पहले लीनियर फिल्टरिंग इसको अप्लाई करें। सपोज वी हैव ए फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस एक्स ऑफ एन। सपोज करें हमारे पास एक फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस है एक्स ऑफ एन, उसका कोई भी एक लिमिटेड सीक्वेंस है जिसकी लेंथ है एल, व्हिच एक्साइट्स एन FIR फिल्टर ऑफ लेंथ एम। अब क्या होता है कि वो जो सीक्वेंस है इनपुट हमने दिया एक FIR फिल्टर को जिसकी लेंथ है m। The impulse response of the filter is h of n. The output sequence y of n of the FIR filter may be expressed in terms of the in the time domain h। अब हो क्या रहा है कि भाई एक FIR फिल्टर है जिसकी लेंथ है, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम में उसके हमें दिया जिसकी लेंथ है m, गुड। और उसको हमने क्या किया, एक इनपुट सीक्वेंस दिए जो कि x ऑफ n है जिसकी लेंथ है l, ठीक है। तो ये जो है दो चीजें हमें दी गई, तो उसका आउटपुट कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम LTI सिस्टम है, ऑलरेडी बताया हुआ लीनियर फिल्टरिंग, LTI फिल्टर है समझोगे, लीनियर टाइम इंटरवेलिएंट फिल्टर। तो उसका जो आउटपुट क्या आएगा एज पर दी आएगा कन्वोल्यूशन की तरह, कन्वोल्यूशन की हेल्प से। तो y ऑफ n किसके बराबर होगा, h ऑफ k x ऑफ n माइनस k, ठीक है। h ऑफ n क्या है, वो उस
का जो FIR फिल्टर है उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है जो कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, और x ऑफ n माइनस के जो कि हम एक इनपुट सिग्नल जो कि एक लेंथ L लेंथ का सिग्नल है उसको हम अप्लाई करें तो y ऑफ n हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ये कन्वोल्यूशन का बेसिक फॉर्मूला हमने लगा। सिंस x h ऑफ n एंड x ऑफ n आर फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंसेस, तो उनका जो कन्वोल्यूशन है वो भी फाइनाइट होगा, मतलब दोनों एक लिमिटेड है, उसकी लेंथ l है उसकी m है, तो दोनों का जो आउटपुट भी जो भी होगा लिमिटेड ही होगा, ठीक है, एक फाइनाइट होगा। तो उसकी जो आउटपुट की लेंथ हुई कन्वोल्यूशन की एज पर द फॉर्मूला क्या होगा l प्लस m, जो इनपुट सिग्नल की लेंथ है और प्लस जो आपका x जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसकी जो लेंथ है उन दोनों का ऐड करके -1 करेंगे तो हमारे पास उसकी ड्यूरेशन आ जाएगी जो कन्वोल्यूशन हम दोनों का करेंगे। दूसरे लफ्जों में यूं कहें कि इसका जो आउटपुट आएगा उसकी लेंथ ये होगी, जो भी हो एल और एम की वैल्यू तो उसके रिस्पेक्टिव ये आ जाए। तो जनरल फॉर्मूला ये। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन क्या होता है? सिंपली मल्टीप्लीकेशन। और डीएफटी में, तो डीएफटी में हम क्या करते हैं, डीएफटी में क्या होता है, डीटीएफटी में जो आपके पास डीटीएफटी में तो आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आ गया मगर ये कंटिन्यूस टाइम होता है। तो डीएफटी में हम उसी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को सैम्पलिंग करते हैं, तो सैम्पलिंग की किसी न किसी वैल्यू पे करते हैं, वो उसको हम कहते हैं कि जितने सैम्पलिंग का टाइम होता है वो उसको हम कहते हैं कैपिटल एन। तो ये जो सारी चीजें हैं एक्स ऑफ एम को जो कंटिन्यूस टाइम है फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्स ऑफ ओमेगा को, उसको हम सैम्पलिंग करते हैं किससे? एन कैपिटल से। आप सैम्पलिंग कर दी, इसी तरीके से इसका भी सैम्पलिंग कर दी। तो जो सैम्पलिंग करने के बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन आया उसको हम y ऑफ k कहते हैं, जो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी डोमेन और इनपुट का फ्रीक्वेंसी डोमेन विद सैम्पल्ड x ऑफ k और h ऑफ k। तो ये आपके पास अब आ गया DFT के डोमेन में, ये था DTFT के डोमेन में। ये है DFT के डोमेन में, DTFT के डोमेन में। और अब आपको इसको जब हम सैंपल करते हैं तो DFT डोमेन बन जाता है, तो वो उसमें ये अगेन उसी डोमेन में भी मल्टीप्लीकेशन ही है, नथिंग टू वरी, वो तो उसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो इसका भी एक एग्जांपल करते हैं तो चीजें और भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। तो लेट्स मूव टू दैट। अच्छा, by means of DFT and IDFT determine the response of an FIR filter with impulse response h of n is equal to 1 2 3 to the input sequence x of n is equal to 1 2 2 1। अब क्या हो रहा है कि भाई वो कह रहा है कि एक फिल्टर है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है इन डिस्क्रीट टाइम डोमेन h of n is equal to 1 2 3, और दूसरा इनपुट सिग्नल है जो कि x ऑफ n जिसकी वैल्यू है वो भी डिस्क्रीट डोमेन में 1 2 2 1। अब कहता है कि DFT एंड IDFT की मदद से इसका निकालें कि क्या आएगा। अच्छा, तो इसमें क्या करना है, पहले आपने अप्लाई करना है इस पे DFT और उसके बाद अप्लाई करना है इस पे DFT, फिर दोनों को कर देना है मल्टीप्लीकेशन। तो जो आउटपुट आएगा वो हमारा होगा DFT डोमेन, मतलब इसी फिल्टर का जो रिस्पांस होगा टू दिस गिवन इनपुट। तो इसको हम करते हैं इस पे। अच्छा, अब द इनपुट सीक्वेंस हैज लेंथ l इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखें तो इनपुट कितना है, x ऑफ n इज इक्वल टू जिसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4, तो इसकी लेंथ जो इनपुट की लेंथ है उसको हम उसको शो करते हैं l से, जो इम्पल्स रिस्पांस है उसकी लेंथ को हम शो करते हैं m से। तो l इज इक्वल टू 3 है जो कि इनपुट रिस्पांस है, इनपुट जो सिग्नल है उसकी लेंथ है, और जो आपके पास m है वो जो है जो आपके फिल्टर का इम्पल्स रिस्पांस है उसकी लेंथ, जिसको हमने क्या m is equal to 3। अच्छा, linear convolution of these two sequences produce a sequence of the length n is equal to 6। तो as per the formula कन्वोल्यूशन की लेंथ क्या होगी l plus m minus 1। तो
4 प्लस 3 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। इट मीन जो आपके पास जो आउटपुट की डीएफटी की लेंथ होगी वो होगी 6। ठीक है, the size of the DFT must be at least 6. For simplicity we compute the 8 point DFTs। ठीक है, तो इट मीन्स जो आपको DFT इसके मुताबिक कन्वोल्यूशन के तहत आपको जो लेंथ होनी चाहिए वो n इज इक्वल टू 6। तो हम क्या करते हैं, हम इसको n इज इक्वल टू 8 पॉइंट्स पे इसको कंप्यूट करते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आता है। तो कंप्यूट करने का तरीका क्या है, वो ये है, एक्स ऑफ के पहले अप्लाई करेंगे n इज इक्वल टू 0 से लेके 7। तो जो हमारा एक्स ऑफ n है e पावर j 2 पाई के ओवर के n ओवर 8, उस पे अप्लाई करेंगे। अब इसको 1 बाय 1 कंप्यूट करेंगे। तो पहले इसमें पुट करेंगे आप जो k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 रखेंगे और फिर ये पूरी सबमिशन ओपन करेंगे जिसमें हम n इज इक्वल टू 0 से लेके 7 तक पूरी कंप्यूटेशन करेंगे। तो इसकी जो कंप्यूटेशन वही होगी जो हम प्रीवियस करके आए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, n इज x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3 एंड सो ऑन करके हम उसको कंप्यूट करेंगे। फिर इसी के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू 1, मत x में k इज इक्वल टू 1 रखेंगे और उसके बाद k इज इक्वल टू की वैल्यू 1 रख के फिर दोबारा ये पूरी सबमिशन n इज इक्वल टू 0 से लेके 7 तक फिर अप्लाई करेंगे। आई बात समझ में? एंड सो ऑन करके ये सारा हमें जो है ना 1 बाय 1 करना होगा। तो इसमें जो डायरेक्ट रिजल्ट लिखे हुए हैं तो ये आपके पास उसकी रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे 6, x इज इक्वल टू x ऑफ 1 पे ये रिजल्ट आएगा जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट और रियल पार्ट दोनों, और x2 फिर x3 x4 x5 x6 x7। तो हमें जो है हमने इसको 8 पॉइंट DFT ऑफ द x ऑफ k निकाल लिया। अच्छा, ये तो हमने निकाला सिर्फ इनपुट का। अच्छा, अब ये जो इनपुट का निकाल लिया, अब ये जो है आपके पास जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है इसका भी फ्रीक्वेंसी डोमेन निकालना है जिसको हम कहेंगे एच ऑफ एन। इसका भी 8 पॉइंट DFT निकालेंगे। तो 8 पॉइंट DFT इसका निकालेंगे। इसका भी वही सेम तरीका, पहले k इज इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर n k इज इक्वल 0 रख के फिर n इज इक्वल टू 0 से लेके 7 तक पूरी सबमिशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास आएगा x ऑफ 0, फिर k इज इक्वल टू 1 प्लेस करेंगे, फिर ये k इज इक्वल टू इसमें 1 रख के फिर दोबारा n इज इक्वल टू 0 से लेके 7 तक पूरी सबमिशन को ओपन करेंगे और फिर उसकी रिजल्ट निकालेंगे। तो उसमें हमें मिलेगा h ऑफ 1k। ठीक है, एंड सो ऑन करके हमें इस तरीके से करते करते हमें h ऑफ 7 तक निकालना है। अब क्या हो गया, अब हमें DFT के 8 पॉइंट्स जो है ना दोनों को मिल गई। किसकी? हमारे पास जो DFT पॉइंट्स इम्पल्स रिस्पांस की भी मिल गई और इनपुट रिस्पांस की, इनपुट जो सिग्नल थे उसका भी मिल गए। और एज पर दी कन्वोल्यूशन जो फ्रीक्वेंसी डोमेन की प्रॉपर्टी, जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, इम्पल्स रिस्पांस और जो आपका इनपुट सिग्नल है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। जो 8 पॉइंट्स हमने निकाली थी ना, उन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये होगा, और इसको हम कहेंगे कि हमारा फिल्टर का जो आउटपुट है, फिल्टर का जो आउटपुट है टू दी गिवन इनपुट वो ये है इन दी फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक, और फिर जो है आप इसका निकालेंगे IDFT, और IDFT का इनवर्स का क्या होता है फॉर्मूला 1/n, और क्योंकि हम जो है 8 पॉइंट निकाल रहे हैं DFT, तो यहाँ पे n कैपिटल जो है वो 8 के बराबर है, तो 1/8 k इज इक्वल 0 से लेके 7 तक। एक्चुअली 8 ही 0 से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से 7 तक एंड हो रहा है। जो आपने y ऑफ k निकाला है फ्रीक्वेंसी डोमेन वो e पावर j 2 पाई k n/8।
ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसमें फिर पूरा पैटर्न एग्जैक्ट इसी तरीके का होगा कि पहले हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर k इज इक्वल टू 0 से लेके 7 तक पूरे एक एक वैल्यू इंटर करेंगे और उसका समीशन को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद जब आएगा आंसर वो हमारा होगा y ऑफ 1 की वैल्यू। फिर इसी के बाद फिर n इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, फिर जब n 1 रखेंगे उसके बाद पूरा ये लूप दोबारा सॉल्व करेंगे एंड सो ऑन करके हम इसको करते रहेंगे और ये हमारे पास उसका जो आउटपुट रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। अच्छा, अब इन सब चीजों से एक चीज तो आप लोगों को मतलब अभी तक समझ में आ गया होगा कि ठीक है, हम एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन तो निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द डीएफटी, जो कि कंप्यूटेशनली कंप्यूटेबल है थ्रू द मशीन, मगर जो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो बहुत बढ़ जाती है। A large number of multiplications and additions are required for the calculation of DFT। जिस तरीके से हमने देखा कि कितनी हमें 8 पॉइंट DFT निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, कि इतनी कंप्यूटेशन करनी पड़ रही है, ठीक। और ये 8 पॉइंट, अगर इसको 16 पॉइंट DFT कर दिया ये तो और भी टफ हो जाएगा, और भी लेंदी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसिंग टाइम। तो इट मीन्स हमें इस पे और भी सोचना पड़ेगा कि हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन निकालने के लिए कोई इफिशिएंट मेथड होना चाहिए। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कुछ इस तरीके की बनती है कि मिसाल 8 पॉइंट DFT में क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी जो मल्टीप्लीकेशन होती हैं वो 8 बाई 8 मतलब 64 मल्टीप्लीकेशन होती हैं, और एडिशन जो होती हैं वो 48, मतलब इतनी सिर्फ 8 पॉइंट DFT निकालने के लिए आपको 64 मल्टीप्लीकेशन एंड 48 एडिशंस करनी पड़ती है। और इसको अगर आप 16 कर दें तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 15 तो कुछ ह्यूज अमाउंट हो जाएगा। तो जनरल फार्मूला अगर हम देखें कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दैट वी हैव टू परफॉर्म फॉर कैलकुलेटिंग द DFT, वो हमारे पास ये बन जाता है। जितनी पॉइंट का भी आप DFT निकाल रहे हैं उसको उसी से मल्टीप्लाई करवाएं, मतलब 10 पॉइंट्स पे DFT निकाल रहे हैं तो आपके पास आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लिकेशन होंगी एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 9 90 एडिशंस होंगी, कॉम्प्लेक्स एडिशन। उसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट भी आ रहा है एडिशन में, जे ओमेगा पार्ट। तो अब सपोज करें इफ अगर n को हम 1024 मतलब 1024 पॉइंट पे कैलकुलेट करने, तो देन अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स एडिशंस हमें करनी पड़ेंगी और तकरीबन 1 मिलियन जो है ना हमें मल्टीप्लिकेशन तो अराउंड 1 मिलियन की हमें एडिशंस भी करनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब ये है कि भाई हम तो ये तो नहीं चाहेंगे कि इतना कॉम्प्लेक्स चीजें कंपटीशन हो जो कि पावर भी ज्यादा कंज्यूम करेंगी और साथ ही साथ हमारे लिए जो टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत होंगी। तो फिर इस चीज को डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म जो फ्रीक्वेंसी डोमेन निकालने के लिए अब डिस्क्रीट टाइम इन एफिशिएंट वे एक एल्गोरिथम डेवलप किया गया जिसका नाम दिया गया फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है FFT। तो FFT जो है वो एक्चुअल में काम बिल्कुल वही करता है जो DFT कर रहा है, मगर उसमें जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशंस की जो करनी पड़ती हैं वो काफी रिड्यूस हो जाती हैं, क्योंकि फास्ट उनको डेवलप ही इस तरीके से किया गया कि वो कंप्यूटेशनली फास्ट होता है। ठीक है, तो जो मोस्टली आजकल जो हम देखते हैं जो प्रोसेसर्स में रियल टाइम इस तरीके की जो चीजें होती हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी डोमेन की एनालिसिस हो रही होती है इस कंपोनेंट्स में, वो मोस्टली FFT के एल्गोरिथम्स को अप्लाई करता है। सो फिर सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है कि भाई ये FFT है क्या चीज। तो दैट्स द वेरी नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम अपकमिंग लेक्चर में करेंगे कि भाई ये FFT है क्या चीज, क्या एल्गोरिथम है, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, उसकी
क्या इंपॉर्टेंस है और कितना एफिशिएंट है, दैट ऑल विल बी डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर. So far we have learned DFT and solved the problem related to the DFT and realizes how much it is computationally complex when we increase the number of sampling points, and then to make efficient we will move on to the fast Fourier transform. तो पूरी समराइजेशन इस स्लाइड में, यूजिंग ए सीरीज ऑफ मैथमेटिकल ट्रिक्स एंड जनरलाइजेशन देयर इज एन एल्गोरिथम फॉर द कंप्यूटेशन द DFT फॉर कंप्यूटिंग द DFT that is very fast on modern computers. This algorithm is known as the fast Fourier, जिसको शॉर्ट में FFT कहा जाता है, and produces the same result as the normal DFT in a fraction of computational time as ordinary DFT calculation. मतलब ordinary DFT के comparatively बहुत फास्ट है. ठीक है, तो ये हमारा है अभी तक का. इसमें आज के लेक्चर में मैंने तकरीबन चीजें सारों को भी. अब हम जो है ना ऐसा ऐसा जो फिल्टर डिजाइन की तरफ जा रहे हैं, जो एक स्टेप और हम करीब हो गए. मैं FFT के बाद आपको DFT के कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा क्विकली अपकमिंग लेक्चर में. फिर FFT को समझाऊंगा, उसके क्या क्या पैटर्न है, क्या क्या उसकी चीजें हैं, उसको किस तरीके से किया जाता है. फिर एक दो से एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपको IR FIR फिल्टर डिजाइनिंग समझाऊंगा और फिर आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आएगा, तो आप लोग अपने फिल्टर डिजाइन करने के काबिल हो जाएंगे. आमीन. अच्छा, तो जैन आप काफी वैसे लेट आए, आप ही आए, मगर जो भी क्यूरीज हो पिछले लेक्चर से रिलेटेड इसमें आप बेशक पूछ सकते हैं. सर वो मुझे तो पहले लेक्चर पूरा सुनना पड़ेगा ना, उसके बाद सर जी बिल्कुल अगर कोई बिल्कुल क्वेरी होगी तो फिर मैं आपसे पूछूंगा. सही है. प्रीवियस लेक्चर मगर मैं एक दफा रिमाइंड करवा देता हूँ, ये टॉपिक्स हमारे फाइनल के हवाले से भी, क्विज और असाइनमेंट. मोस्ट प्रोबेबली क्विज मैं एक दो दिन में कर दूंगा और असाइनमेंट भी जो भी आएगी वो वो इन ही टॉपिक्स पे होगी. मतलब DTFT DFT और जो फिर FFT फिर फिल्टर डिजाइनिंग. तो ये जो टॉपिक्स है हमारे ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और DSP के एक्चुअल जो समझो कि कोर भी यही टॉपिक्स हैं जो हमने पहले तो समझो कि जितने भी पढ़े हैं. जेड ट्रांसफॉर्म भी कोर है नो डाउट, उससे हम वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. मगर अभी क्योंकि हम उस पार्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं काफी हद तक, अब हमारा पार्ट जो है DFT और फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ द सिस्टम, तो इस पे अपना ज्यादा फोकस रखिएगा और एफिशिएंटली इस पे टाइम यूज करें. हमारे पास अभी भी अच्छा खासा टाइम है. 15 दिन के बाद एग्जाम अनाउंस होंगे, उसमें भी क्या पता कि आपका DSP पर कितना डिले होता है. तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास 20 days हैं जो कि सफिशिएंट टाइम है चीजों को समझने के, क्योंकि बेसिक सारी कवर कर चुके हैं हम पहले लेक्चर्स में. तो अब इनको समझने में इतना मुश्किल नहीं होगी. हाँ, कंप्यूटेशनल में आपको टाइम लगेगा, तो पेपर डिजाइनिंग में इस चीज को मैं मद्देनजर रखूंगा. मगर कोई अब कॉम्प्लेक्सिटी सेंस में नहीं कि भाई है क्या चीज कुछ समझ नहीं आ रहा, वो उम्मीद अब नहीं होगी अगर सर लेक्चर पेपर टाइमिंग कितनी होगी? 4 hours. 4 hours? जी सर ये कंफर्म है? जी ये कंफर्म है. 4 hour ऑनलाइन पेपर ELMS पे होगा. तो उससे पहले कि अपने ELMS जो है ना उसके भी पासवर्ड वगैरह जो है ना चेक कर लीजिएगा, ताकि कोई इश्यूज ना आए. अगर आते हैं तो अभी से ही अपने इश्यूज को रिजॉल्व करवा लें. सर वो तो देखते रहता हूँ मैं ना. हाँ, तो इससे चीजें जो है ना आपके लिए इजी हो जाएंगी. कोई मुश्किल नहीं, देखो सारी चीजें अवेलेबल होंगी, बुक्स नोट्स लाए इंटरनेट बस. सर क्योंकि फिर 4 घंटे ना होंगे हमारे पास, तो 4 घंटों के हिसाब से ही पेपर बने तो बेहतर रहेगा. हाँ वो जाहिर बात है, उसकी चीज को मद्देनजर रखा जाएगा. ऐसे नहीं है कि 24 घंटे में सर उस ये हिसाब देखा गया था, अब इसको उस हिसाब से तो इंशाल्लाह. मगर लेक्चर्स को फोकस रखें, लेक्चर्स पे जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे फोकस रखें, और मैं कुछ प्रॉब्लम्स और भी शेयर करूंगा सॉल्व प्रॉब्लम, उनको एक नजर देख लेंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों का इजीली पेपर हो जाएगा. जिसने भी उस चीज पे प्रैक्टिस थोड़ी भी की होगी ना तो इजीली सॉल्व कर सकता है. तो कोई इशू नहीं होगा. अगर मगर शर्त ये है कि थोड़ी सी अटेंशन दे दें इस पे. टॉपिक्स बड़े इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये इजीली समझ में भी आ जाते हैं. ये तो है. लेकिन सर इशू ये है कि ना सब लेट सोते हैं ना, इस तरह जैसे कोविड है ना अभी, तो पूरी रात ये लोग गेम वेम खेलते हैं तो फिर सुबह ही सोते हैं, तो फिर लेट उठते हैं.
तो इस वजह से अगर सर देखो थोड़ी सी टाइमिंग देखो कुर्बानी तो देनी पड़ती है ना भाई पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए उनको भी मद्देनजर रखें, गेम्स खेलें कोई इश्यू नहीं है, ये भी एक हेल्दी एक्टिविटी है, मगर सिर्फ वो ही ना खेलें। उसमें ये है कि टाइम मैनेजमेंट करें इस तरीके से कि 11 बजे मैं इसलिए टाइम रखता हूँ, सुबह एनर्जेटिक होते हैं, अगर आप जल्दी भी सोए तो 11 बजे बहुत लेट है, इतना भी नहीं, इतना तो एक स्टूडेंट को जो 6 बजे पॉइंट में आता है, सुबह आता था पहले 7 बजे, अब वो जी उसके लिए 11 बजे उठना मुश्किल हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा ना अपना अलार्म रख दे 10 बजे, इवन 10:30 बजे उठ जाए, चाय पिए, लेक्चर फ्रेश सुबह नींद से बंदा उठता है तो एनर्जी होती है, मेंटली एनर्जी भी अच्छी होती है। ये तो बात है। मेरे हिसाब से सर भी आपकी ये, क्या रूटीन है? सॉरी मेरी भी यही रूटीन है, तो 10:30 10 ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा लेक्चर रिवाइज किया, फिर आप लोगों के लिए मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ। तो कोशिश करें अपनी चीज़ों को, अब वैसे ही एग्जाम्स करीब हैं, तो अब वो थोड़ी रूटीन एग्जाम्स के हिसाब से स्केड्यूल करें, बजाय के रेगुलर फन बेस्ड एक्टिविटीज को हटा के करें। वो भी अच्छा है कि आप स्ट्रेस फ्री हो जाता है बंदा, मगर सर वो मेरा तो ये है कि रात में ना मैं कुछ ऑनलाइन क्लासेस है वो लेता हूँ मैं ना। मैं सोच रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग वगैरह की तरफ पे जाऊँ। तो अच्छा अच्छा, जॉब से मैं आता हूँ तो थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके देखता हूँ कि कोई असाइनमेंट वगैरह तो नहीं है, अगर होते तो फिर उसकी तरफ मूव करता हूँ, वरना फिर मैं अपने क्लासेस लेने लग जाता हूँ। नहीं नहीं अच्छा है, क्लास पढ़ें और अभी एग्जाम्स को भी मद्देनजर रखें, तो इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करें और मेरी पूरी कोशिश है आपको थ्रू द ऑनलाइन इन वॉट एवर पॉसिबल वेज को मैक्सिमम में पॉसिबल ये है कि जो आसान से आसान करके समझाया सकता है थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को समझाने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ, मगर फिर भी ये आप सर लोगों की आपके लेक्चर समझ आ गए थे। एक्टिव पार्टिसिपेशन जो होगी ना, वो ये होती है कि मुझे आइडिया होता जाएगा कि कहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं है, कहाँ पे मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और कहाँ पे मैं मतलब फास्ट पेस पे निकाल सकता हूँ चीज़ें जो कि आप इजीली समझ सकते हैं। तो वो ये कि आप लोगों को से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वैसे भी अब इंशाल्लाह 15 दिन है हमारे, मतलब हम तकरीबन अपने लास्ट फेज ऑफ लेक्चर्स पे चल रहे हैं, और टॉपिक्स भी अभी हम लास्ट फेज में एफएफटी के बाद मैं फिल्टर डिजाइनिंग कराऊंगा, तो हमारे अगले 5 से 6 लेक्चर्स में सारी चीजें समराइज हो जाएंगी। तो फिर प्रैक्टिस की जरूरत है आप लोगों को, प्रैक्टिस करें, जहाँ भी समझ में ना आए पूछें, डिस्कस करें। सर पेपर के अंदर जो आएगा वो मिड से भी आएगा या मिड के अलावा फाइनल के टॉपिक्स आएंगे बस? थोड़ा बहुत मिड से रिलेटेड हो, मगर ज्यादातर फोकस फाइनल वाले पार्ट पे होगा जो मिड के बाद है, मतलब इनवर्स ट्रांसफॉर्म और फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड फिल्टर डिजाइन, ये जो 3 मेन पोर्शन है ना, इस पे फोकस होगा। उसमें भी फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस जैसे डीएफटी, आईडीएफटी, डीटीएफटी, और फिर फिल्टर डिजाइनिंग, ये जो है ना टॉपिक मेरे लिए मेजर फोकस के होंगे, और जो आपका थोड़ा बहुत इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, ये जो है ना इन पे ज्यादा फोकस होगा टॉपिक। सही। सर ठीक है, अगर वो सारी एग्जाम्पल्स वगैरह मैं कर लूँ जिस तरीके से आप बताते हैं हर टॉपिक के बाद, आप तो इंशाल्लाह अगर एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स करेंगे वगैरह। तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, बहुत ही आसानी। ठीक है, बहुत सही। आसान, और मुश्किल नहीं है चीजें, थोड़ी सी हो सकता है कहीं पे लगे कंप्यूटेशनल लेंदी है, मगर वो भी मुश्किल नहीं है, आप समझ गए तो वो भी आराम से कर जाएंगे। तो अपना फोकस जो है उस पे रखें कि आप जो प्रैक्टिस पे, और मैं अभी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ और भी ना प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉब्लम्स ना एलएमएस पे शेयर कर रहा हूँ, जिसमें और भी प्रॉब्लम्स हैं इनके अलावा भी सॉल्व हुए हैं, तो उनको समझें, उसमें भी कोई क्वेरी हो तो उसको डिस्कस करें, तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगी। ठीक है फिर, तो सही। मैं इस लेक्चर को आज यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, और लेक्चर ज़रूर सुने, ज़रूर सुने, ज़रूर सुने, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कंप्यूटेशन करना इजी हो जाएगी। सारे फार्मूलाज एक एक एग्जाम सॉल्व एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए आप करते जाएंगे, इंशाल्लाह कोई भी कर लेंगे आप। ओके फिर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह